अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारी आज की जो डिबेट है उसमें जो मेहमान शरीक है उनका मैं तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ एक बड़ा सीनियर पैनल मौजूद है और जिस टॉपिक पर मुझे बात करनी है उस पर इनकी जो राय है वो बड़ी अहमियत रखती है। ज़ियाउद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन साहब। मजहर अब्बास साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और इफ्तिखार अहमद साहब तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी लाहौर से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। एमक्यूएम की सियासत, अल्ताफ हुसैन की तकरीर और उसमें जो रियासत मुखालिफ नारे लगे थे उसमें बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां रोनुमा हुई। एमक्यूएम की सियासत पर नजर रखने वालों में से तो बाज के लिए जो सूरत हाल थी वो गैर यकीनी थी। कोई फारूक सत्तार पर शक कर रहा था, कोई इसे टोपी ड्रामा कह रहा था और कोई इसे हकीकी मानों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दीली गर्दान रहा था। पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन को डिसोन किया और फिर उसके बाद अपना ताल्लुक लंदन से भी तोड़ लिया। एमक्यूएम लंदन की जानिब से अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें थी वो उसी वक्त शुरू हो गई थी। पहले इस्तीफों का कहा गया, फिर वार्निंग्स और डेडलाइंस भी दी गई, मगर एमक्यूएम पाकिस्तान की सेहत पर इस सब के बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज इसी तरह की एक और कोशिश हुई और ये कोशिश जो थी वो लंदन से नहीं बल्कि कराची से हुई। पहले लंदन की राब्ता कमेटी ने एक अबूरी सेटअप तश्कील दिया और फिर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि कोई -1 नहीं हो सकता और ना ही ऐसा मुमकिन है। एमक्यूएम के गैर मारूफ रहनुमा प्रोफेसर हसन जफर आरिफ का यह कहना था कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है, जितनी भी तकसीम हो रही। अब ये डेवलपमेंट्स तो अपनी जगह, मगर एमक्यूएम पाकिस्तान कि जो मुल्की सियासत और खासतौर पर कराची की जो सियासत है उसमें किरदार के हवाले से कुछ सवालात अभी भी बाकी हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर इस पर डिबेट का आगाज करेंगे। पहला तो ये सवाल कि एमक्यूएम लंदन जो है उसका क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल है या नहीं। दूसरा सवाल कि जो खींचातानी हो रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर लंदन और पाकिस्तान के दरमियान, इससे क्या जो कराची की सियासत है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तीसरा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। और चौथा यह कि जो मुहाजिर वोट बैंक जिसका हम बहुत जिक्र सुनते हैं कि कराची की सियासत में ये बहुत अहम है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। और फिर एक बड़ा अहम सवाल है जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, इससे पहले भी उठाया जाता रहा है कि एमक्यूएम के अंदर जब भी कोई तकसीम होती है तो कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही कराती है। इस पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मैं अगर मजहर साहब से आगाज करना चाहता हूं। मजहर साहब, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अभी तक एमक्यूएम लंदन ने जो कुछ किया है, क्या देखते हैं, क्या इनका कोई किरदार है पाकिस्तान की सियासत में एमक्यूएम लंदन का? देखिए रहमान, किरदार तो बिल्कुल है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बज़ाहिर ये लगता है कि अल्ताफ हुसैन या एमक्यूएम लंदन बहुत डाउन है और यकीनन डाउन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आउट हो गए पाकिस्तान की सियासत से। अल्ताफ हुसैन से का कल जो है वो बहरहाल अपनी जगह अभी भी मौजूद नज़र आता है। अच्छा। मेरा ख्याल है हमें वर्कर्स में ना नज़र आए, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं नज़र आए, लेकिन यकीनन वोटर्स के अंदर मौजूद रहता है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत है जो उनके वोटर्स और सपोर्टर्स को पिछले चंद माह में जो सूरत हाल रही उसकी वजह से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है एमक्यूएम को एज ए पार्टी डॉक्टर फारूक सत्तार ने संभालने की कोशिश की, उन पे बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का इजहार किया गया, एमक्यूएम पाकिस्तान पे बहुत शक व शुबहात का इजहार किया गया और उस दबाव में आके वो मेरा ख्याल है उन्होंने और चीज़ें की जिसकी वजह से शायद उनके अंदर भी एक दरार सी पड़नी शुरू हुई। ख़ास तौर पे सिंध असेंबली की जब करारदाद आई उसके बाद चीज़ें काफ़ी अनकंफर्टेबल सी हो गई। लेकिन एक बुनियादी नुक्ता जो डॉक्टर फारूक सत्तार का था वो अहम था और वो यही था कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था 22 अगस्त के बाद कि हम अल्ताफ हुसैन साहब से डिसएसोसिएट नहीं करते। अच्छा। लेकिन चीज़ें फिर बाद में आगे चली गई। अब एमक्यूएम लंदन के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, एमक्यूएम लंदन को इंतहाई संगीन इल्ज़ामात का सामना है, इंतहाई संगीन मुकदमात का सामना है। उनके बेइंतहा कारकुनों को, और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस वक्त जो अस्करी विंग के हवाले से जो बात की जाती है उसका बुनियादी इस वक्त ताल्लुक सिर्फ एमक्यूएम लंदन से है। तो इसलिए उनको पाकिस्तान में उनके लिए काम करना कोई आसान नहीं होगा।
और शायद यही वजह है कि वो बहुत से उनके सपोर्टर्स या इवन वर्कर्स जो शायद अल्ताफ हुसैन के लिए अब भी नर्म गोशा रखते हों, वो भी शायद सरफेस पर नहीं आए जब तक हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। अच्छा, तो पाकिस्तान में सियासी और इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली के नतीजे में शायद हो सकता है कि उनकी ये ख्वाहिश हो, ठीक, या ये नज़र आ रहा हो कि अगर अगले 1-1.5 माह में इस्टेब्लिशमेंट तब्दील होती है तो जो नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी उसका रवैया शायद इनके हवाले से। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी जो है बज़ाहिर अभी आपको लगता है इंतजार हो रहा है? मैं अभी लगता नहीं। अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब आपकी राय इस पर जानना चाहता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह से हुई, और फिर एमकेएम लंदन का आप कोई रोल देख रहे हैं? आपको कोई किरदार नजर आता है इस सबके बीच? जब तक अल्ताफ हुसैन जिंदा हैं उनका किरदार रहेगा। अच्छा, उनका वोट बैंक मौजूद है और वो वोट बैंक अल्ताफ हुसैन का है। ठीक, तो अब ये इसके बाद क्या होगा, मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ कि कराची के लिए बहुत बुरे दिन आएंगे। कराची में एक बहुत बड़ी वॉर शुरू होगी इक़्तिदार की गली में, मोहल्ले में और तहसील के सतह पर, हर जगह पे। वो कितने दिन जारी रहती है, उसके नताइज क्या निकलते हैं, इसको प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो जहाँ तक इलेक्टेड लोगों का तल्लक है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार असम्बली में जो रेजोल्यूशन आया उसके ज़रिए कर दिया। दो ही चीज़ें होती हैं, आपको देखना होता है कि जो पार्टी असम्बली में है वो क्या करती है और वर्कर्स कहाँ खड़े हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर। और जो 2013 के इंतखाबात थे उन्होंने फेडरेशन को इतना कमज़ोर किया कि आज एहसास होता है मुझे कि वो उनके पीछे कोई एक बहुत बड़ा प्लान है और मंसूबा है। कराची में एमकेएम को छोड़ दिया, इंटीरियर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आने दिया, बलूचिस्तान के अंदर पख्तून, बलोच और मकामियों के साथ, सरदारों के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के वहाँ पे आने दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एक एमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी को एकोमोडेट कर लिया गया। पंजाब में नवाज लीग को एकोमोडेट कर लिया गया और मरकज़ इतना स्ट्रांग हो गया कि इतने कमज़ोर वफाकी सियासी जो हैं पार्टियां, उनकी मौजूदगी में मरकज़ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अच्छा, और ये जो मरकज़ का बहुत स्ट्रांग होना है, उससे सवाल पैदा होता है जिसकी तरफ ज़फ़र अब्बास साहब कह रहे थे, मज़हर अब्बास, सॉरी ज़फ़र अब्बास का नाम इसलिए कभी मैं टीवी पे देख के आया हूँ। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे आजकल उनका बड़ा जिक्र जो हो रहा है, बदलने वाली है। नहीं, अभी मैं एक लम्हा पहले देख के आया ना। अच्छा। वो जो उनकी मुलाकात थी उसे चौधरी निसार से। अच्छा, तो बात यह है कि जो मज़हर अब्बास साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, तो इनके ख्याल में, और इनको पता है मुझसे ज़्यादा बेहतर है कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ दिनों में बदलने वाली है। ये पाकिस्तान में फ़ौज को एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो देखना है कि जो फ़ौज का नया कमांडर आता है, क्या वो रेंजर को विड्रॉ कर लेता है, क्या कराची में जो हो रहा है उसको वापस इजाज़त दे दी जाती है कि भी अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाओ। और जिस अस्करी विंग का तस्करा किया मज़हर अब्बास साहब ने, उसको खुली इजाज़त दे दी जाती है। अच्छा, कि भाई ठीक है, हम नाकाम रहे, उसको मुस्तफ़ा कमाल को भी पार्टी अच्छी बनाने में, और हमारे पर जो इल्ज़ामात थे मनी लॉन्ड्रिंग के वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। राइट, तो तुम बच्चों अपना काम शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको तो ये सूरत अगर आती है तो फिर आप देख लें क्या होगा। ठीक है, मैं अभी अवैस तौहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ेकार है। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। मगर मैं ज़ियाउद्दीन साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आप दोनों से एग्री करते हैं कि एमकेएम का जो लंदन ग्रुप है उसका असर व रसूख, उसका पाकिस्तान की सियासत में अभी भी मुस्तकबिल है? मज़हर अब्बास ने जो कुछ भी कहा या इफ्तिखार ने जो कुछ भी कहा, उसमें इफ्तिखार की पार्टली में एग्री करता हूँ, मज़हर अब्बास से तो एंटायरली एग्री करता हूँ। अच्छा, इसके सिलसिले में मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। अभी इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन 127 कराची में। उसके अगर PS 127 का उसके अगर रिजल्ट देख लें, मिसाल के तौर पे 2013 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल वोट कास्ट हुए थे 110 लाख, 110,000। और उसमें जो डिवीज़न कुछ इस तरह से था कि मंगी साहब जो एमकेएम के कैंडिडेट थे उन्होंने 60,000 वोट लिए थे, तकरीबन 59,000। अच्छा, और पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था उसने 15,000 लिए थे, और इनके पीटीआई वालों ने 11,000, कुछ इस तरह से डिवीजन था। जब ये बाई इलेक्शन हुआ
तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो था उसने 20,000 वोट लिए और एमक्यूएम का कैंडिडेट 6,000 वोट लिए, 6-7,000 वोट लिए और पीटीआई का कैंडिडेट भी 6-7,000 वोट लिए और कुछ टोटल वोट कुछ 60,000 पड़े। अच्छा। और उससे पहले नामालूम अफराद ने क्राइसिस क्रिएट किया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, काफी दंगा फसाद हुआ था। ये एमक्यूएम की तरफ से कंप्लेंट्स भी बहुत सारी आई थी। एमक्यूएम के पोस्टर्स उन्होंने फाड़े, किसी और के नहीं फाड़े। तो ये जो लोग वोट के लिए नहीं आए, इन्हें 2013 में से 110,000 आते हैं और इधर सिर्फ 60,000 आते हैं। अच्छा। जो मुझे लगता है कि जो वोटर्स नहीं आए वो एमक्यूएम के, ये अल्ताफ हुसैन। अच्छा, आपको लगता है उस दिन लोग जो है वो मुहाजिर वोट बैंक जिसकी हम बात करते हैं वो बाहर नहीं निकले? मुहाजिर वोट बैंक नहीं था। ये था अल्ताफ वोट बैंक। अल्ताफ वोट बैंक में और मुहाजिर वोट बैंक में जरा सा आप डिफरेंशिएट तो आपको ये लग रहा है कि अल्ताफ हुसैन का या लंदन वालों का अभी भी और एक एग्जांपल दूंगा, मुस्तकबिल है पाकिस्तान और भी एग्जांपल दूंगा मैं। ये लोग कहते हैं एमक्यूएम हमारे फारूक सत्तार वाले कि हमारे मिसिंग लोग मिसिंग हैं, लेकिन रेंजर्स कहते हैं कि ये मिसिंग लोग वही हैं जो अल्ताफ हुसैन के वो हैं, लॉयलिस्ट हैं। और ये भी है इन लोगों में जो है हमारे फारूक सत्तार हो या मुस्तफ़ा कमाल हो, इनमें ये लोग इतने पॉपुलर नहीं है। अच्छा। कि वो अल्ताफ हुसैन को उनको बाईपास कर सके। मैं अवैस तौहीद साहब, मेरा ख्याल है जो मजहर अब्बास साहब ने और इफ्तिखार साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अभी ये हो रहा है कि इंतजार करो और देखो की पॉलिसी है। बहुत सारे जो एमक्यूएम का जो वोट बैंक है, और डू यू एग्री, क्या आपको भी लगता है ऐसा ही हो रहा है? देखिए, जो हाल में ही एमक्यूएम एक मुसल्लस की तरह है, 3 उसके कोने हैं, 3 तिकोन हैं। एक पाक सरजमीन पार्टी मार्च के अंदर साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब की सरबराही में आए, खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग किया, अल्ताफ हुसैन साहब से पे जो है उनके इंकशाफात किए, उनके बारे में पॉलिसी में इख्तलाफात रखे। दूसरा है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान, इसके अंदर कोई 80 के लगभग अरकान सेनेट, अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली हैं। और एक तरफ है एमक्यूएम लंदन। ये देखें, तकसीम होती रही है, हकीकी भी बनती रही। चेयरमैन अजीम तारिक साहब के ज़माने में भी हमने तकसीम देखी, मदर साहब ने भी देखी और जिया साहब भी और इफ्तिखार साहब भी उससे बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो लाताल्लुकी है जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के काफ़िले की, वो सबसे बड़ी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एमक्यूएम लंदन जो है तनाई की शिकार है। अच्छा, एमक्यूएम लंदन बिल्कुल तनाई का शिकार है। डेस्परेशन देखिए, पहले ये होता था, एक मिसाल लीजिए कि पहले होता था कि जी आप मुस्तफ़ी हों और 2 घंटे के बाद धड़ाधड़ जो है वो इस्तीफे आ जाता था इस्तीफा। अब कई दिन हो गए, देखें पहले उन्होंने सरबराही सौंपी नदीम नुसरत साहब के, वो काम नहीं आई। उसके बाद ये हमें पता है, मैं न्यूज़ ऑन संडे के अंदर ये इंटरव्यू दिया था, मजहर अब्बास का भी छपा था कि अब आएगा अल्ताफ हुसैन साहब का बयान। वो वीडियो पैगाम भी आ गए। तो उन्होंने सलावातें भी सुनाई, उन्होंने सपोर्टर्स जो इनके मेन है तंजीमी ढांचे के सेक्टर यूनिट, उनके वर्कर्स को मुखातिब किया, लेकिन वो कारामद नहीं हुई। तो अब इन्होंने उसी वेन्यू पे कराची प्रेस क्लब जहां पर ये तनाज़ा खड़ा हुआ था 22 अगस्त को, वहीं पे ये भेजे। अब मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ ये चीज मैं इफ्तिखार साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये कहना था कि भाई बड़ा सबसे मजबूत जो है इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का जो है वो सर, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार अभी अल्ताफ हुसैन से या लंदन से ज्यादा मजबूत है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, ज्यादा मजबूत। मैं इफ्तिखार साहब आपसे जानना चाहता हूं, अब ये अवैस तौहीद साहब ने कहा कि भाई इन्होंने पहले डेडलाइंस भी दी, वार्निंग्स दी, इस्तीफों का कहा, वीडियो पैगाम भी आ गया, ऑडियो पैगाम भी आया था, उसके बावजूद यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा ऑन ग्राउंड? ये जो लोग थे, इलेक्टेड थे, सेनेटर, मेंबरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली। देखें, इसका जवाब बहुत अच्छा दिया है ज़ियाउद्दीन साहब ने। जब अब अगला इलेक्शन 2018 का आएगा तो फिर पता लगेगा ना। अच्छा। मैंने जो फिक्रे कहे हैं मैं उनको दोहरा देता हूँ। अल्ताफ हुसैन जब तक जिंदा हैं वो एक हैसियत रखेंगे। उनकी वफात के बाद कराची के अंदर बहुत फसाद होगा आपस में, और उस फसाद के बाद किसके पास क्या बचता है उसके ऊपर कभी जब वो हालात आएंगे तो बात करेंगे। जब तब तक ऐसे ही रहेगा और सामने आएगी बात। अच्छा। 2018 में। अच्छा, आपको पता है एमक्यूएम ने एक दफा इलेक्शन का बाइकाट कर दिया अपना जाके,
और फिर इलेक्शन लड़ लिया, और फिर एक पहले चंद दिन पहले बाइकाट किया, फिर इलेक्शन लड़ा, एंड दे स्वेप्ट द एंटायर सिटी। 1993 में ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, आई एग्री विद समवन हु हैज सेड इट वेरी वेल, आई डोंट वांट टू यूज वर्ड महाजर। अच्छा, सीधा साधा एमक्यूएम को एमक्यूएम कहें। ये महाजर वाला जो आप लोग एंकर भी और ये जो हमसाफी भी इस्तेमाल करते हैं, इससे सारा मामला शुरू हुआ था कराची में, जो रिजॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, असल में वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की बात किया करें। हम जब पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करते हैं ना, ये वोट हमें डेमोग्राफी, एक सेकेंड, हमें डेमोग्राफिक चेंज जो वहां पे आई है वो भी देखनी पड़ेगी। आज महाजर्स आर नॉट 50%, दे आर लेस देन 42%। ठीक है, ठीक है, राइट। फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने भी तो रोल प्ले करना ही करना। एंड व्हाई पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग ए रोल। सिर्फ तुम्हारा कल देखिएगा कि पीपल्स पार्टी कैसे अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा इफ्तिखार साहब। मजहर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वेरी ब्रीफली, मैं एक ब्रेक लेनी है। प्लीज प्लीज प्लीज। जी मजहर साहब, देखिए जब आप एमक्यूएम को डिस्कस करेंगे तो महाजर को तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पूरी डेमोग्राफिक ही उसी के गिर्द घूमती है। अब वो 50% है, 42% है, 30% है, ये मैटर नहीं करता। एमक्यूएम रिप्रेजेंट उनको करती है। अब कौन सी एमक्यूएम करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट। मैं सिर्फ एक सवाल जो कि मैं ब्रेक, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक के बाद एक सवाल रखूं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्टर की कोई भी तकसीम एमक्यूएम के अंदर जो होती है, वो ये कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही करवाती है। मैं चाहता हूं सिर्फ पैनल की राय इस पर जाने, वो इस पर क्या कहते हैं। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के एमक्यूएम लंदन का क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल है, यानी इस पर इफ्तिखार साहब, ज़ियाउद्दीन साहब और मजहर अब्बास साहब की राय है कि अभी भी है, अभी इंतजार हो रहा है, देख रहे हैं। जबकि अवैस वाहिद साहब का ये कहना है कि नहीं, वो नहीं समझते कि इनका कोई मुस्तकबिल है, बल्कि वो कहते हैं कि तन्हाई का शिकार है। मजहर अब्बास साहब, मैं आपने ब्रेक पर जाने से पहले जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ किसकी डिसअपॉइंटमेंट है? ये जो लोग सेनेटर्स हैं, मेंबरान हैं, मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली, या फिर उस वोट बैंक की है जिसका हम जिक्र करते हैं, जिसका आपने भी कहा कि भाई वो मुहाजिर वोट बैंक है, जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं? दोनों की। अच्छा। जो उनके नए मेंबरान इलेक्ट हुए थे, वो बिल्कुल उनका व्यू पूरी पार्टी के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और ये जो 2-3 साल गुजरे हैं उसमें वो बड़े कर्ब से गुजरे हैं। और अक्सर जब उनसे मुलाकात होती थी तो वो यकीनन ये सवाल करते थे, क्योंकि हर 2 साल, पूरे 2 साल में कहीं ना कहीं अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। वो लोग भी परेशान थे जो एमक्यूएम के बड़े पुराने लोगों में से हैं, जिस तरह किश्वर ज़हरा साहिबा हैं, ज़रीन मजीद साहिबा हैं, जो एमक्यूएम के फाउंडर्स में से थे, अमीनुल हक हैं। ये सारे लोग खासे परेशान रहे 2013 से लेके अब तक की जो सूरत हाल रही। देखिए जो प्रॉब्लम जिसकी तरफ अवैध इशारा कर रहे थे, माजी में होता ये रहा कि जो एमक्यूएम के वो लोग जो हार्डकोर वर्कर्स थे, वो इसलिए ज़्यादा मोटिवेटेड थे, जेल जाने को भी तैयार हो जाते थे, जान देने को भी तैयार होते थे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती थी कि कहीं ना कहीं एमक्यूएम का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा। पिछले 3 साल में जो हुआ, डेवलपमेंट जो हुई, आप देखें कि 2013 के इलेक्शन के बाद ना मुस्लिम लीग नून 9-0 गई, ना पीपल्स पार्टी 9-0 गई। ये जो सिनेरियो था ये इससे पहले नहीं रहा था। ये पहली मर्तबा एक बड़ी तब्दीली नजर आई उसमें, और जिसका डिसअपॉइंटमेंट खुद अल्ताफ हुसैन को सबसे बड़ा हुआ कि किसी ने कॉल नहीं की। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नवाज शरीफ उनको फोन करेंगे। एक मरहला ऐसा भी आया था कि नवाज शरीफ करने वाले थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने पंजाब के हवाले से एक तकरीर कर दी, जिसके बाद नवाज शरीफ ने फोन नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया था कि एमक्यूएम को गवर्नमेंट में नहीं शामिल करेंगे, लेकिन उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे। अब जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद उनकी तकरीरों की वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया। जो एस्टैब्लिशमेंट और एमक्यूएम के दरमियान एक पुल का रास्ता था, वो डॉक्टर इशरतुल इबाद थे, उनको उन्होंने रास्ते से हटा दिया, तो एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ही साइड हो गई। तो इसलिए लंदन के साथ जो सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है, और जो तकरीरें और फिर जो ऑपरेशंस में उनके अस्करी विंग के हवाले से चीज़ें सामने आई, वो कि माजी में भी आती रहीं, लेकिन ये जो डिस्कनेक्ट है एमक्यूएम लंदन का पाकिस्तान की ग्राउंड पॉलिटिक्स से, ये बढ़ गया। ठीक है, इसमें गैप बढ़ गया। तो अब जो
जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो MNAs MPs हैं और इवन जो सेक्टर्स के लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम लंदन के साथ जाके जुड़ भी जाएं तो लंदन हमें रिलीफ क्या दे सकती है। ठीक है, राइट। मुझे वैसे कहां से रिलीफ मिल सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, मगर एक चीज मैं सर, एक और चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ, ये अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में हुई, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी प्रेजेंस अपनी शो करवाई है। क्या फारूक सत्तार जिस तरह से सियासत कर रहे हैं या जो वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से सबको अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जी, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक चैलेंज होगा, ये सामने इन्होंने खेमा लगाया है। आप देखिए, जो तनाई का शिकार मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने आखिरी कार्ड खेला। आपने कहा डेस्परेट हैं लोग, डेस्परेशन भी, आइसोलेशन भी, तो उसका आप मुजाहरा आप ये देखिए कि अमली मुजाहरा उन्होंने किया कि आज उन्हीं के सामने, MQM पाकिस्तान के सामने एक अबूरी लोग, जिसमें काफ़ी गुमनाम लोग भी शामिल थे। अब ये साथी साथ हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत कारकुन रहे, MRD के ज़माने में फला एक कमर खालिद यूनुस साहब जो खामोश बैठे थे, हाँ, सुनमुन गुनमुन जो भी थे वो बैठे हुए थे, चश्मा लगाए, वो बहुत पुराने हैं इनके, और अखबारों में और उसमें लिखते भी रहे हैं। और आप कह रहे हैं अभी कुछ लोग हैं नहीं, 100-150 लोग देखें, बाहर भी इनके लोग आए ना। आज जो वहाँ से कराची प्रेस क्लब के बाहर भी थे, कराची प्रेस क्लब के बाहर भी थे, उनको अरेस्ट वरेस्ट नहीं किया गया, वो लोग आए थे। तो इसका मतलब है कंफ्यूजन तो होगी। बात ये कि देखिए, 3 हिस्सों में बटी हुई है MQM की जमात। हाँ। एक है तहरीकी, जो राब्ता कमेटी के अरकान होते हैं, चाहे वो लंदन के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों। एक होती है सियासी ढांचा, जो फारूक सत्तार साहब के साथ पूरे लोग शामिल हैं। एक होता है तंजीमी ढांचा, जिसमें सेक्टर यूनिट जो माजी के अंदर बहुत पावरफुल होते थे। फारूक सत्तार साहब ने माजी के अंदर एक पैगाम दिया दोनों को, इस्टेब्लिशमेंट को भी और लंदन को भी, जब उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब इन्होंने उनकी बुनियादी रुकनीत खारिज की और उसके बाद कई इल्ज़ामात दागे कि उन्होंने सेक्टर यूनिट के लड़कों को और उनके जिम्मेदारान को अपने दाएं बाएं बिठा के दिखाया। तो वो फोटो आप जो था वो पैगाम दे रहा था दोनों जगह पे। दूसरी क्या पैगाम देना था उन्हें? पैगाम ये देना था कि उनके साथ तंजीमी ढांचा भी है। अच्छा, जिसके ऊपर पार्टी भी खड़ी होती है। देखें, दूसरी बात ये कि जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, सवालात लोगों के जहनों में हैं। दूसरी जानिब जो जिया साहब ने तफसीलन बताया, वोट बैंक का बिल्कुल कम हुआ है, एक वैक्यूम आया है। लेकिन अगर आप देखिए कि मुर्तजा भुट्टो साहब की हलाकत के बाद पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिले, क्योंकि लोग नाराज थे और घरों के अंदर थे, कंफ्यूजन का शिकार थे। तो सिर्फ 18 सीट्स मिली। अब वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट की साजिश हो, जो वो इल्जामात लगे जो भी। अच्छा, मैं एस्टेब्लिशमेंट वाले पे जरा मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कंफ्यूजन का शिकार है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त फारूक सत्तार साहब के कैंप को ये होगा कि उन सपोर्टर्स को, जो इफ्तिखार साहब ने कहा और इन्होंने भी कहा 2018 के, कि उनके दिल कैसे जीतेंगे वापस। ज़ियाउद्दीन साहब, ये लोग फारूक सत्तार के साथ हैं। अब सियासी तो ज़ाहिर बात है, मेंबरान तो हैं, उसका तो पता चल गया, मगर जो तंजीमी थे और जो तहरीकी आपने जिक्र किया ना, कि ये जो राब्ता कमेटी और ये जो लोग हैं, आपको लगता है ये फारूक सत्तार के साथ हैं? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये वोट बैंक जिसको कहा जाता है, जहाँ तक इलेक्टेड मेंबर्स हैं, MNAs और MPs, वो तो उनके कहने पे रिज़ाइन नहीं करेंगे। वो इसलिए कि जैसे ही वो रिज़ाइन करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में आ जाएंगे कि भाई ये तो फॉलोअर्स हैं MQM के, और वो देल बी अंडर प्रेशर फ्रॉम और एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन एक मिनट ज़ियाउद्दीन साहब, प्रेशर जिसका MQM जिक्र करती है, जिसका आज लंदन वालों ने किया, ये तो पहले से है ना? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये तो शुरू से है प्रेशर। मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा जब महाजिर कौमी मूवमेंट थी ये, तो आपको याद है इलेक्शन कैसे लड़ते थे ये महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से नहीं लड़ते थे, ये हक परस्त के नाम से लड़ते थे, और पतंग होता था इनका सिंबल, और हर हक परस्त का सिंबल होता था पतंग। और मुझे ये ख्याल है कि 2018 में अल्ताफ हुसैन यही काम करेंगे। सर देखिए, मेरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आज MQM लंदन ये कहती है कि भाई क्योंकि प्रेशर बहुत है, इस वजह से ये लोग जो हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट है, या ये ना इस्तीफे दे रहे हैं, ये दबे हुए हैं लोग, वो ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये प्रेशर तो फिर पहले से है। नहीं, वो पहले फिर ये लोग क्यों साथ रहे? नहीं, वो कहें या नहीं कहें, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको डिवाइड कर रही है, इनको खत्म नहीं कर रही है। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आपस में ये लड़ें। आसिफ नवाज ने जब इनको डिवाइड किया था 2 में, तो उनसे पूछा गया था भाई क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग 10 हो सकती है तो MQM 2 में सिर्फ। इफ्तिखार साहब, ये आपको भी लगता है कोई प्रेशर का मामला है जिसकी वजह से ये सारा इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं MQM के साथ?
देखो यार, प्रेशर का मामला मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं वहाँ उस शहर का रहने वाला नहीं हूँ और ना ही मेरी वहाँ पे इतनी गहरी नज़र है वहाँ की पॉलिटिक्स पे, एमक्यूएम की जितने बाकी मेरे दोस्तों की है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जहाँ कराची खड़ा है और जहाँ पे कराची की सियासत खड़ी है, इस सियासत में एमक्यूएम का वो कंट्रोल नहीं है जो आज से साल सवा साल पहले था। अच्छा। और ना ही वो कंट्रोल अल्ताफ हुसैन साहब का है जो हमने माजी में देखा। तब्दीली आ रही है, काफ़ी लोग उस तब्दीली को रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ लोगों के ख्वाब मुंतशिर हो जाएंगे। ये ख्वाब भी हमेशा से वहाँ पे रहा और इसका इजहार भी फारूक भाई ने किया गुस्से में या दबाव के तहत कि हम माजर हैं, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, हम सारे पैसे कमाते हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये अभी बात हुई, ये मैं शुरू की एमक्यूएम वाली बात नहीं कर रहा जो होंडा मोटरसाइकिल से स्टार्ट हुई थी, अभी बात हुई है। ठीक है। तो मुझे इस सारे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है कि क्या कराची में क्या आ रहा है। आज कराची में अगर अमन आ रहा है तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद आ रहा है ना। अब वो आप लोग उन लोगों को आप कहें कि वो बहुत डाई हार्ट कारकुन है, हम भी तो एक सियासी जमात के एक ज़माने में बड़े डाई हार्ट कारकुन थे, लेकिन ये कत्ल वतल करना, ये वर्मे वगैरह किसी के ठोंकना, ये सियासी वर्करों का काम नहीं होता, ये एक और विंग है। अच्छा। असल में क्लैश ये है। और जो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने तो हमेशा ये कोशिश की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2001 में नहीं तोड़ा गया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप लोग, फैसल सालेह हयात जैसे लोग, राव सिकंदर इकबाल जैसे लोग, इतने कमिटेड लोग जिनको मरना चाहिए था पीपल्स पार्टी के परचम में, वो पार्टी को छोड़ के गए नहीं गए? क्या उसके नतीजे में क्या हुआ? क्या पीपल्स पार्टी खत्म होगी? नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर की डेथ के बाद पीपल्स पार्टी लीडरलेस हो गई। अब मैं ये बार बात कर रहा हूं, तीसरी दफा कहने लगा हूं, जब तक अल्ताफ हुसैन जिंदा हैं, वो जो वोट बैंक है, वो जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनकी तरफ देखते रहेंगे। ठीक है। खुदा ना खास्ता, और ये एक फितरी अमल भी है, जब वो नहीं होंगे तो फिर असल ये लोग आपको लगता है कि फिर बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कोई करे। राइट। ठीक है। मैं जैसे फिर बिल्कुल फिर मैं कहता हूं हर जगह पे झगड़ा होगा। ये अच्छा। कमाल 80 सीटें जो बताई गई, कमाल छोटी चीज होती है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सूबाई असेंबली की इतनी सीटें हो, सेनेट में इतनी नुमाइंदगी हो, कौमी असेंबली में इतनी नुमाइंदगी हो, जिस मुल्क के अंदर कौमी असेंबली की एक सीट की मालियत जो है 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया हो, वो ऐसे मुफ्त में बिक जाएगी कराची के अंदर। राइट सर, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, लोगों को टिकट मिल जाएंगे। कमाल कर रहे हैं आप। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये एस्टेब्लिशमेंट वाली चीज मेरा ख्याल है हम इस पर जरा तफसीली बात करेंगे। और फिर ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए अब अगला लाएमल क्या होगा। एक तो ये कि अभी को अपडेट आई है कि उन्होंने कल जो है वो केएमसी ग्राउंड में जलसा करने का ऐलान किया है। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, एमक्यूएम लंदन का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल है यानी इस पर ज़ियाउद्दीन साहब, इफ्तिखार साहब और मजहर अब्बास साहब समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन जब तक हैं तब तक इनका कोई ना कोई स्टेक मौजूद है, इनकी जो है वो मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। जबकि अवैस तौहीद साहब का ये कहना है कि ये एमक्यूएम लंदन जो है वो तनहा हो गेम में। मजहर अब्बास साहब, मैं जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल उठाया था एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, एमक्यूएम भी ये तासुर देती है और ये तासुर जाता भी है कि एमक्यूएम के अंदर जब भी कोई तकसीम होती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट ही कराती है। किस हद तक ये क्रेडिबल ऑब्जर्वेशन है? खासी हद तक देखें। अच्छा। और दोनों इसमें जो ये कह रहा होता है, जो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कह रहा होता है, वो भी दरअसल ये चाह रहा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे। वो ये नहीं चाह रहा होता कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं बन रहा होता। अच्छा। वो भी ये चाह रहा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें छोड़कर उनको ब्रेक करके एक नया ग्रुप क्यों तश्कील दे दिया। आप ये कह रहे हैं बात करने के लिए लेकिन सभी तैयार होते हैं। यही होता है। देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट का अपना इस वक्त मुझे रोल नजर आ रहा है, वो बुनियादी तौर पे ये वाज़े लाइन नजर आ रही है कि कराची का सिंगल मैंडेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और वो उसकी तरफ अपने तौर पे काम कर रहे हैं। वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते? क्यों सर, क्यों ये कहा जा रहा है? ज़ियाउद्दीन साहब ने भी यही बात की। देखिए, वो इसलिए वो ये चाहते हैं कि कराची का एक डिवाइडेड मैंडेट रहे। कराची में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, अच्छा, उन्होंने बदकिस्मती से एक नेशनल पार्टीज हैं, उन्होंने कराची स्पेसिफिक पॉलिटिक्स नहीं की।
और कराची में रहते हुए, और चूंकि एक बैकग्राउंड है इसका जो उर्दू स्पीकिंग के हवाले से, तो उन्होंने उस लिहाज से नहीं की, लेकिन उनका अपना एक वोट बैंक जरूर रहा। जमात इस्लामी का अपना वोट बैंक रहा, पीपल्स पार्टी का आज भी है। कल वो एक और शो ऑफ स्ट्रेंथ अपनी करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि उसमें उर्दू स्पीकिंग कितना आता है उस रैली में। माजी में पीपल्स पार्टी कराची में बड़ी पार्टी रही है, उसके 70 के इंतखाबात में 8 MPs थे, 2-3 MNAs थे, लोकल बॉडीज में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 2 मरतबा उनके डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुझे लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग अल्ताफ हुसैन नहीं चाहती। अच्छा, ठीक। वो बिल्कुल भी MQM के नाम से एलर्जिक नजर आते हैं। वो ये चाहते हैं कि MQM पाकिस्तान भी कोई नई जमात बनकर सामने आए, या पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान का कोई मर्जर होके एक नई शक्ल निकले। वो इस वक्त MQM लंदन को एक तरह से मुबैना तौर पे देखते हैं कि वो उनका रॉ से कनेक्शन है। उनके बेशुमार लोग जो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं उनके बारे में उनकी अपनी तहकीकात के नतीजे में ये बात है कि इनके रॉ से फंडिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स हुई हैं, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रखी है। तो आपको लगता है सियासत में कोई भी चीज तब्दील हो जाती है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, मगर जो सूरत हाल नजर आती है इस वक्त वो अल्ताफ हुसैन को एस्टेब्लिशमेंट की नजर में अल्ताफ हुसैन एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी फॉर्म में। राइट। मैं इफ्तिखार साहब आपकी राय चाहता हूं, जो आगे वे हेड है MQM पाकिस्तान के लिए। आपने तो कहा ना कि चले अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद क्या होगा, मगर ये कि अगर अभी वो हैं तो MQM पाकिस्तान की जो सियासत है आप उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या फारूक सत्तार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होंगे, या हर गुजरते दिन के साथ फारूक सत्तार कमजोर होते चले जाएंगे? देखिए, पहली बात तो है कि इस्टेब्लिशमेंट अब बहुत कमज़ोर होती जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो सिविलियन ने एक स्टैंड लेना शुरू किया है और उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए हैं। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मौजूदगी में इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग रहे कि वो सियासी पार्टियों को बनाए और सियासी पार्टियों को तोड़े और अपनी मर्ज़ी की क्यातों को सामने लेके आए। ये बहुत मुश्किल उनके लिए होगा। आहिस्ता आहिस्ता दे विल गो बैक टू देयर ओन बिजनेस। वो अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उनका जो रोल है उसमें वापस चले जाएंगे, और ये सारे मसाइल फिर पॉलिटिशियंस के हाथ रह जाएंगे। अच्छा। कि पॉलिटिशियन कैसे कराची के मसाइल हल करते हैं और उसका क्या हाल निकालते हैं। जो वहाँ पे अस्करी विंग हैं उन पर कैसे सियासतदान काबू पाते हैं और सियासी पार्टियाँ काबू पाती हैं, और किस तरीके से वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक हाथ में गया हुआ है। तो वहाँ के जो पख्तून रहते हैं, जो वहाँ पे वो जो पंजाबी रहते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं, उनकी नुमाइंदगी कैसे हो असेंबलियों के अंदर और कैसे हो सूबाई असेंबली में और कौमी असेंबली में। तो ये अब सारा काम सियासतदानों के हाथ आने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस फैक्टर को भी सामने रखना चाहिए। और 2018 के इंतखाबात इसी दौरानिया में आने वाले हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम से कम तर होता जाएगा। अच्छा। और सारा रोल पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के पास चला जाएगा। तो आप कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है जो कराची को एक सेकेंड जो वो कौन सी सियासी पार्टी जो कराची को टेक ओवर कर सकेगी MQM के मुकाबले में? वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी एंड JUP। अच्छा। जो सुन्नी जमात के तौर पे आई है। क्योंकि आई डोंट थिंक एनी रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन फ्यूचर, क्योंकि वो दे आर फेसिंग अब उनको पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि भाई वो उनकी जो बातें हैं उनसे सवाल किए जा रहे हैं और उनसे बिल्कुल खुल के सवाल किए गए भाई कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप हमें। ठीक है, मेरा ख्याल है ये सवाल भी होगा कि आप पार्टियों को तोड़ने वाले कौन है। राइट। सवाल तो मेरा ये था कि फारूक सत्तार क्या कमजोर होंगे, मजबूत होंगे, मगर इफ्तिखार साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, देखिए फारूक सत्तार को अब मेरा ख्याल है कमजोरी और उसके लिए अपने बाजुओं पर देखना होगा और अपने लोगों पर एतमाद करना होगा और भरोसा करना होगा। क्योंकि मुझे तो ये समझ आ रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से जो कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, अगर मैं हूं तो मैं तो सोचूं कि भाई मुझे तो इधर से इतनी पावर सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो मैं अपनी सपोर्ट को खुद कैरी करने की, खुद क्रिएट करने की। राइट, 1 मिनट दीजिएगा जियाउद्दीन साहब। बिलावल ने क्या कहा था कि अल्ताफ हुसैन इज ए रियलिटी, उसका पॉलिटिकल रीजन है। अल्ताफ हुसैन इज ए रियलिटी का मतलब क्या? 2 दिन पहले वो कश्मीर पे, पानामा पे इमरान खान के साथ आप उसको बोल जाएं कराची की पॉलिटिक्स में जरदारी साहब और अल्ताफ दोनों लंदन में ये कह रहा है कि अल्ताफ हुसैन इज ए रियलिटी।
मुझे जो लगता है आने वाले दिनों अल्ताफ इज रियलिटी, इस पे तो बहस ही कोई नहीं है। आई बिलीव इन इट। अल्ताफ हुसैन वुड लाइक टू सपोर्ट पीपल्स पार्टी। मगर सर PS-127 जिसका आपने हवाला दिया, उसी के बाद बिलावल ने ये कहा था कि भाई हम अब कराची भी हम वापस लेंगे। ये नहीं, ये बिलावल ने कहा था। तो और ये दो तो मेन कंटेंडर्स है। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये दो मेन कंटेंडर्स दोनों मिलकर काम करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अल्ताफ हुसैन आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन अगेंस्ट फारूक सत्तार, उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मैं अवैसा डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री मुझे लगता है कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रांगली मतलब इन द सेंस कि मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ एक तो इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बात हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट ना कमज़ोर ना मजबूत, जो भी है इदारा एक है, और जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इदारे का अपना इन्फ्लुएंस होता है। और हमारे यहाँ माजी के अंदर पूरी आप तारीख पर नज़र डालें तो एक रोल रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी हो, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, क्योंकि कौमी सलामती के इश्यूज़ अलग हैं और वो इसके साथ निगले हुए हैं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ बराह रास्त, और उनका रोल बिल्कुल रहेगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि कितना बैलेंस और रहे, ये एक तो बात। ये दूसरा ये कि नहीं, मगर ये जो वैसा कहा जाता है तकसीम के पीछे, अब एमक्यूएम की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आप इससे एग्री करें, चाहे वो PSP बनती है, चाहे वो फारूक सत्तार आते हैं। अब ये लंदन वाले तो आज भी इन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जब हुआ ये काम तो इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट। देखिए वही बात है ना कि अंदर भी तो मसाइल होंगे ना। एस्टैब्लिशमेंट तो अगर कोई जोर दे रही होगी, हमने 92 में देखा जब हकीकी आई तो जाहिर बात है कि एक रोल सामने नजर आया। तो उसके बाद जब अंदर इख्तलाफात होते हैं, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब गए, निस्का इमखानी साहब गए, तो मुझसे मदर से इन सबसे हम सबको पता था, इन प्राइवेट वो बातें करके गए किस तरीके से वो नाला है, किस तरह अल्ताफ हुसैन साहब की पॉलिसीज है, किस तरीके से वो तकरीर करके इनको पिटवा रहे हैं, वर्कर्स को उकसा रहे हैं। तो अगर जिस कैफियत की वो अब बात कर रहे हैं वो अलग बात है। देखें, हर पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है। मैं उस साजिशी थ्योरी में नहीं जा रहा। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रियासती इदारों को वर्किंग रिलेशनशिप तो होता है कि आप ऐसे रखें, मगर नई पार्टी बनवाना क्या वो भी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं? वो बिल्कुल नहीं होता, उसके तो हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं, बिल्कुल ही खिलाफ हैं। और ना इनका काम है कि माइनस फार्मूला ढूंढना, चाहे वो कोई भी हो, एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट जो भी हो। मैं बात ये कर रहा हूँ कि कराची का मसला ये है, एक तो ये कि रियासती इदारों को बेहतरीन मौका मिला 22 अगस्त के बाद अल्ताफ हुसैन से पहली दफ़ा डिस्कनेक्ट करने का। 30 साल कोशिशें की अल्ताफ हुसैन से, उन्होंने एक तकरीर में अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, सारे इल्ज़ामात को सच साबित किया उस तकरीर के बाद। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो है वो वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे है मेरी नज़र में। अच्छा। और वो ये देख रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का जो सियासी काफिला है वो किस तरह अपने कदम बढ़ा रहा है, किस तरह सपोर्टर्स की होगी। एक वैक्यूम है, मगर अभी तक आपको लगता है वो इंटैक्ट है फारूक सत्तार? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इंटैक्ट। अच्छा, मैं सवालात देखें आप मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दे रहे हैं तो आप मुझे जरा। अच्छा, नहीं सर, आपको मैं एक बात ये कह रहा हूँ, कीजिए बात। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये समझने की बात है कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस कंफ्यूजन में। सपोर्टर्स और वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं उसमें। अब ये कोई देख तो है नहीं ख्वाजा अजमेर शरीफ की कि उसमें से चावल लूटेंगे और हर पार्टी हो जाएगी। हर पार्टी को इश्यूज़ पे काम करना पड़ेगा, उन इश्यूज़ को देखना पड़ेगा जिस पे एमक्यूएम ने अपना किला बनाया है, उन इश्यूज़ को देखना पड़ेगा जो कराची के लोग हैं। और ये भी बिल्कुल खाम ख्याली है कि सिर्फ मुहाजिर उर्दू स्पीकिंग एमक्यूएम को वोट देते हैं। लंदन के पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, उर्दू स्पीकिंग वोट देते हैं। मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो पंजाबी भी हैं, पश्तो स्पीकिंग भी है, सराइकी स्पीकिंग भी है, जो इनको देते हैं, काउंसलर्स में भी वोट देते हैं और इनको नीचे वाली सीट पे भी देते हैं। दूसरी बात ये, मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मुस्तकबिल के अंदर ये बात ज़रूर है कि कन्फ्यूजन का शिकार है, वैक्यूम का शिकार है। पीपल्स पार्टी उस वैक्यूम को करने के लिए तैयार है, लेकिन आउटराइटली ये जजमेंट दे देना मेरी तरफ से या मेरे इस शिरका की तरफ से, इस शिरका की तरफ से, इस महफिल के शिरका की तरफ से कि अल्ताफ हुसैन जो है वो इमॉर्टल कैरेक्टर है, ये भी गलत एक बात है। कोई या देखें, एक तो भुट्टो साहब का नाम है ना, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। नून लीग नवाज शरीफ साहब पर है। देखें हमारा सियासी कल्चर देखें ना आप, नून लीग इन पे है, वहाँ पे बादशाह खान साहब की है ना, पर्सनैलिटी, उसी वजह से कुछ ना कुछ तो फॉलोइंग नजर आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि सारा वोट बैंक उनका ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि ये ठीक है। और कराची का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक उसको सियासी गवर्नेंस
और सिर्फ खालिदतन लॉ एंड ऑर्डर का मसला न देखा जाए। राइट मजहर साहब, मुझे एक चीज बताइए, आपको अगला इलेक्शन क्या लग रहा है? क्या एमक्यूएम लंदन उस इलेक्शन में मौजूद होगी या एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान एक ही होकर मौजूद होंगे? एमक्यूएम लंदन तो मौजूद होगी, किस तरह होगी वो एक अलग बात है। हो सकता है कि वो आज़ाद तरीके से इलेक्शन लड़ें, किसी और तरीके से लड़ें, किसी ना किसी शक्ल में वो मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल भी अगर उनके रास्ते बंद हो गए तो वो ये भी कर सकते हैं ऑप्शन के वो लोगों से कहें कि वो वोट डालने ना जाएं। देखना ये कि क्या मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार उसी तरह मिलते हैं जिस तरह जावेद मियाँदाद और शाहिद आफरीदी मिल गए मुश्तरका दोस्तों की मदद से। ये चीज़ें देखने की हैं, ये एक नई डायनामिक्स बन सकती है। लेकिन अभी 2018 में बहुत टाइम है। दूसरी बात, इफ्तिखार अहमद साहब का मेरा ख्याल है ऑप्टिमिज्म अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट कमजोर नहीं होती। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की कमजोरी आप सिर्फ एक आध वाक़े की वजह से नहीं देखेंगे। ओ भाई मरवाना देना भाई साहब मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कब एक सेकंड एस्टैब्लिशमेंट कमजोर हो रही है। नो आप मेरी बात सुने। आप मेरे खिलाफ क्यों FIR करवाना चाह रहे हैं? मैंने कोई नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट कमजोर हो रही है। मैंने कहा कि आपने कहा भाई मुझे पता है मजहर मैंने क्या कहा, मेरी बात सुनने। मैंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के आंखों में आंखें डाल के जिस तरह आप सिविलियन खड़े हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि एस्टैब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस कारोबार में जाएगी जिसका आइन में तकाजा किया गया है। वो ऑप्टिमिज्म कह रहे हैं वापस जाने के बाद मेरी बात सुन ले, गलत कोटा कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, आप खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, आप खुद ऑन रिकॉर्ड हैं। मेरा रेफरेंस बड़ा क्लियर है कि फिर सियासी लोग आएंगे, सियासी लोग मसाइल का हल करेंगे।